हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। तो मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूं और मैंने आपको कल बताया था कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है और इस ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा हमने एक चैप्टर को समझा था एंड दिस चैप्टर नेम इज कॉल्ड द स्टोन एज। स्टोन एज में हमने ह्यूमन के डेवलपमेंट को सीखा था एंड दिस स्टोन एज डेवलपमेंट, या कह सकते हैं ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है वो स्टोन से रिलेटेड था, मेटल से रिलेटेड था। Yesterday we have seen the BC first, second and the third. Now today we are moving toward the Chalcolithic age और ये Chalcolithic age को ही हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। देखिए, अब हमने ये सीखा कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है Chalcolithic एज। और Chalcolithic एज में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ह्यूमन जो है आगे की ओर जाएगा। चैल्को दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं, तो चैल्को मतलब हो जाएगा कॉपर, और यहां पर लिथिक का मतलब है आपका स्टोन। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि डब्बे वाले फोन के साथ साथ मोबाइल का उपयोग भी बढ़ेगा और मोबाइल का जो फोन आएंगे तो क्या होंगे, डब्बे वाले फोन भी चलेंगे। तो स्टोन तो है ही यहां पर, लेकिन स्टोन के साथ यहां पर कॉपर का भी उपयोग होगा एंड दिस एज इज कॉल्ड द बेसी चैल्कोलिथिक एज। करेक्ट है, या कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तांबे के साथ साथ पाषाण का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द ह्यूमन सबसे पहले जो है सबसे पहले वो है इस धातु का उपयोग करता है और वो बनाएगा कुल्हाड़ी, क्योंकि इसके द्वारा ही वो क्या करने वाला है, जंगल को साफ करने वाला है।
अब देखो जंगल साफ इसलिए करेगा क्योंकि जंगल को साफ करने के बाद क्या करेगा, एग्रीकल्चर की ओर जाएगा, और एग्रीकल्चर के द्वारा ही वो क्या करने वाला है, सबसे अच्छा तरीका है कि जंगल में क्या करिए, आप आग लगा दीजिए। आग लगाने के बाद हम देखते हैं कि यहां पर वो एग्रीकल्चर करेगा, तो एग्रीकल्चर में वो एरिया को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है दैट मीन्स ठीक है कुल्हाड़ी का उपयोग करना ओवरऑल। इस वजह से उसके टूल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। इनिशियली ही वॉज यूजिंग द बीसी स्टोन, पहले वो स्टोन का उपयोग कर रहा था, लेकिन अब वो कुल्हाड़ी के द्वारा जंगल साफ करेगा ताकि वो वहां पर एग्रीकल्चर कर पाए। ठीक है, ये चीज हमने देखा। अब जो ये सिविलाइजेशन जो ये चालकोलिथिक एज है, तो ह्यूमन की लाइफ में भी काफी चेंजेस आ जाएंगे। तो थोड़े से पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स रखे हैं, हालांकि इसमें समझाने वाला कुछ खास विशेष है नहीं, बट थोड़े से पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल मूव अहेड, हम आगे के चैप्टर्स की ओर बढ़ जाएंगे। देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए इस काल के लोग जो हैं वो मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे लाल और काले रंग। अब देखो इसमें क्या है कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उसमें रेड और ब्लैक कलर का उपयोग किया जाने लगा विभिन्न प्रकार के। तो ये एक विशेषता हो जाएगी जो इस काल को इंडिकेशंस देती है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई चित्रकारी या पेंटिंग्स जो है वो बर्तनों में दिखाई देने लगेगी। तो हम ऐसे कहें कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस टाइप के जो है एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ करते थे। बर्तन पर चित्रकारी भी देखने को मिलेगी। दे यूज टू पेंट ऑन द यूटेंसिल बट वेरी यूटेंसिल्स दैट मींस ठीक है फ्यू यूटेंसिल्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। अब आप इंडिया के रिस्पेक्ट्स में देखें, इंडिया के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो ये वाला जो एरिया है दैट मींस ये पश्चिम वाला भाग है, यहां आपको ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। बट इस वाले सेक्शन में ये चीजें थोड़ी सी नेग्लिजिबल होंगी। भारत के जो कह सकते हैं कि कम बर्तन चित्रकारी वाले होंगे ईस्टर्न साइड में, ईस्ट वाले पार्ट में ये चीजें कम देखने को मिलेंगी, जबकि इस वाले भाग में आपको ये ज्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब ये जो चालकोलिथिक साइट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। लास्ट में मैंने एक मैप भी रखा है, देन वी विल अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ द चालकोलिथिक्स। ताम्रपाषाण काल की जो साइट्स हैं उनको मैंने रखा है एक मैप में ताकि हम उनको समझ भी लेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं कि द पीपल ऑफ दिस एरा वर फैमिलियर विद द एनिमल हस्बेंड्री एंड द एग्रीकल्चर। अब आप इसको कनेक्शंस जोड़ें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। हमने देखा था कि पैलियोलिथिक के बाद हमने मेसोलिथिक देखा, मेसोलिथिक के बाद हमने नियोलिथिक देखा, और नियोलिथिक में ही हमने देखा कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी है, कृषि, और कृषि के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी हो चुका है। तो यहां पर हम देखेंगे कि दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरीफाइंग, मतलब वो पॉइंट्स भी आपका वेरीफाई कर रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री तो है ही, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी है, और यहां पर वो क्या है कुछ और जानवरों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। गाय है, भेड़ है, ठीक है, बकरी है, दुनिया भर के आपके जानवर हैं। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा समझने के लिए हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहां एक चीज और देखेंगे, कैमल दैट मीन्स ठीक है ऊंट के अवशेष तो मिले हैं, हम यहां कह सकते हैं ऊंट के अवशेष मिले हैं, बट यहां के लोग जो है वो हॉर्स से फैमिलियर नहीं थे, नॉट यूजली फैमिलियर विद द हॉर्स। अब देखिए अब यहां कैसे समझने की कोशिश करते हैं। हॉर्स जो है, हॉर्स का एक बेसिक फीचर क्या है, हॉर्स का एक बेसिक फीचर है वो बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, और ये तेजी से दौड़ने वाला जो सेक्शन है वो कहां यूज करेंगे, आप वॉर में यूज करेंगे। लेकिन इस सिविलाइजेशंस के लोग जो हैं वो वॉर्स जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हैं, और इसी वजह से वो इस फीचर से फैमिलियर नहीं होंगे। हॉर्स से वो फैमिलियर हैं, लेकिन उसका बेसिक फीचर या मेनली फीचर क्या है वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर, वो आपको देखने को मिलेगा वॉर में। लेकिन यहां के लोग जो है वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हॉर्स तो पता है लेकिन उसका उपयोग शायद गधे के फॉर्म में करते हो। भाई यहां हम देखेंगे कि हॉर्स पर सामान लाद कर लेके जाया जाएगा, और सामान लाद कर लेके जाएगा, ये हॉर्स का उपयोग है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं इस बात को और वेरीफाई करने के लिए। देखिए जैसे हम यहां देखेंगे कि हमारे यहां मोबाइल फोन में एक फीचर है जिसका नाम है जीपीएस। आप सबके मोबाइल फोन में एक जीपीएस का फीचर होगा, ठीक है, लेकिन आप उस जीपीएस को क्या इंडिया में यूज करते हैं? जनरली हम इंडिया में जीपीएस का उपयोग नहीं करते हैं। कारण यह होता है कि हम जीपीएस के स्थान पर चाय वाला या पान वाला की दुकान से पूछ लेते हैं भाई कि ये वाली जगह या ये वाली शॉप कहां है। तो जीपीएस का यूज हमारे मोबाइल फोन में है, हमें पता है जीपीएस होता है, बट जनरली हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। वैसे ही हॉर्स को समझ लीजिए, है ना।
तो जब मान के चलिए आपको मौका मिलता है यूएस जाने का, जब आप यूएस जाएंगे और यूएस में जब आपको रास्ता खोजना है या शॉप खोजनी है कोई, तो आप शॉप को खोजने के लिए अपने मोबाइल फोन को खोलेंगे और उसका जीपीएस का फीचर आप यूज करेंगे। समझ में आया? इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो मोबाइल फोन जो जीपीएस वाला था उसका उपयोग आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द बेसिक फीचर ऑफ द मोबाइल फोन, बट यहां पर आप नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो कंडीशन नहीं थी, वो सिनारियो नहीं था। सीधी सी बात है। तो चैल्कोलिथिक के एज के जो लोग होंगे वो क्या होंगे? वो पीसफुल होंगे, वो वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, वो वॉर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं वो हॉर्स के इस फीचर से फैमिलियर नहीं होंगे। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये वाली जो बात जो हॉर्स वाली है वो आपकी अगली वाली एज में भी होगी, और अगली वाली एज हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। गॉट इट माय पॉइंट्स? ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एप्लीकेबल होगा, ऐसा कहा गया है। दैट मीन्स ठीक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। नवदा टोली, ये भी आपका यूपीएससी मेंस में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें पूछा गया था मैपिंग के दौरान। नवदा टोली दैट इज फाउंड इन द महाराष्ट्र, और यहां ऑलमोस्ट सभी अनाज मिले, सारे ग्रेन्स जो हैं वो यहां पर मिले हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर एग्रीकल्चर एक व्यापक रूप से होने लगा है। दैट मीन्स एक्सटेंसिव वे। द पीपल ऑफ चैल्कोलिथिक एज वॉर, दैट मीन्स ठीक है, आर्टिशियंस हैं, वो कलाकार हैं। स्किल्ड मतलब एक कुशल कारीगर के रूप में वो विकसित हो चुके हैं। जो हम पीछे से देखें तो आर्ट एंड द क्राफ्ट एज दे वर द स्किल्ड आर्टिशियंस, कला और शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि वो कुशल कारीगर हैं। क्योंकि इनका आर्ट, हमने देखा चित्रकारी देखा, हमने देखा पेंटिंग देखा। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो कुशल कारीगर हो चुके थे। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो चुका है, वो अब कलाकार बन चुका है। पहले कल क्या था? वो पहले वो जंगल में रह रहा था, ठीक है, इधर उधर भाग रहा था, लेकिन आज की डेट में वो कलाकार हो चुका है। हम ऐसा समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ एविडेंसेस मिले हैं। मालवा अभी मैं आपको बताऊंगा। मालवा में कायथा और एरन की साइट्स हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि उन्हें बुनाई और कताई का नॉलेज भी था। ध्यान देना, स्पिनिंग एंड द वीव्स, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी थे। अब देखो, अब धीरे धीरे मनुष्य क्या कर रहा है? कपड़े पहनना भी शुरू कर दे रहा है। पहले क्या था? वो आपका मतलब कपड़े पहनने का भी तरीका नहीं था उसको, लेकिन अब धीरे 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 वो समुदाय में रहने लगा है, और समुदाय में जब रहेगा तो वो इस तरीके के कपड़े या इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। वी कैन से दैट दिस इज द नेक्स्ट एज ऑफ द ह्यूमन, और ये चैल्कोलिथिक उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट माय पॉइंट्स? इन दिस एरा रीजनल डिफरेंसेस बिकम क्लियर फ्रॉम द सोसाइटी। अब आप देखिए, कभी कल क्या था? कल वो नोमैडिक था, नो फैमिली नहीं थी उसकी, है ना। लेकिन अब क्या हुआ? फैमिली के साथ रहने लगा, और फैमिली के साथ रहेगा तो क्या होगा? अब एक फैमिली यहां रह गई, एक यहां रहेगी, यहां होगी, एक यहां फैमिली होगी, और इनसे मिलेंगे, बनेंगे क्या? एक कम्युनिटी बनेगी, एक समुदाय बनेगा। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि रीजनलिज्म आने लगता है, क्योंकि सोसाइटी में आप देखेंगे कोई एक ऊपर रहेगा, कोई एक नीचे रहेगा, और जब ऊपर एक कोई नीचे रह रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, तो यहीं से हम देखेंगे दैट मीन्स ठीक है, कहीं ना कहीं क्या सोशल स्ट्रक्चर में ये चीज दिखने लगती है कि रीजनल डिफरेंसेस हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर सामाजिक संरचना, और कुछ लोग इसमें ऊपर होंगे, हायर क्लास में होंगे, कुछ लोग इसमें नीचे होंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट सपोज, है ना, मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मान के चलिए कि एक कोई कब्र मिली है ना, या हम ऐसे कह सकते, इसको ऐसे समझिए, देखिए बर्तन के फॉर्म से समझते हैं, पॉटरी के फॉर्म से समझते हैं। यदि पॉटरी लेट सपोज मान के चलिए गोल्ड की है, कोई व्यक्ति बर्तन यूज कर रहा है गोल्ड के, है ना, तो वी कैन से दैट ये व्यक्ति क्या होगा? ये अमीर वर्ग से रिलेटेड होगा। जबकि यदि कोई व्यक्ति कॉपर का यूज कर रहा है ना, कॉपर का यूज कर रहा है, तो वी कैन सी दैट ये क्या होगा? एक कॉमन पीपल होगा, आम आदमी होगा, और ये अरविंद केजरीवाल हो सकता है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अमीर वर्ग है और ये आपका निचला वर्ग है, और इसके आधार पर हम रीजनलिज्म्स के डिफरेंस को आसानी से समझ सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटेंसिल वी कैन इजीली आइडेंटिफाई देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द सोसाइटी। रीजनल डिफरेंसेस धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, करेक्ट है।
इसके बाद हम देखते हैं द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द मैट्रियोर्कल। टेरिकोटा क्या है या टेराकोटा क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। टेराकोटा दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो मिट्टी है उसको पकाकर बनाई गई आकृतियां, मिट्टी को पका दिया गया है और पकाकर क्या बना दिया गया है, स्ट्रक्चर दे दिया गया है, स्टैच्यू दे दिया गया है और इस स्ट्रक्चर को कहा गया है दैट मीन्स टेरिकोटा। तो पकी हुई मिट्टी को ही सिंपल कहा जाता है। अब एक चीज है, और यहां पर क्या है, वो पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं या कह सकते हैं स्टैच्यू बनाई गई, वो महिलाओं की है। अब इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं माता पर आधारित है। परिवार में या समाज में किसकी बात चलती है, मदर की चलती है, मदर गॉडेस की बात कर। तो यह से आज की सोसाइटी में हम देखते हैं टुडेज सोसाइटी इज रिलेटेड टू द पैट्रियर्कल, पितृसत्तात्मक है ना, पिता पर आधारित है। जहां घर में आपके देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी चलती है, पापा की चलती है। आपके घर में लड़ाई होगी भाई बहन की, शाम को पापा आएंगे वो सॉल्व करेंगे, आपकी मम्मी ऐसा कुछ कहती है ना, मम्मी सॉल्व क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ताम्रपाषाण काल में, चैल्कोलिथिक एज में मम्मी ही क्या करती थी, झगड़ों का निपटारा करती थी यदि भाई बहन के बीच में हो रहा है। ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, दैट मीन्स हमने मूर्तियों के माध्यम से, हालांकि मूर्तियां जो है मतलब यहां स्ट्रक्चर कहें तो ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द फ्यूनरल प्रोसेस। फ्यूनरल का मतलब है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब है अंत्येष्टि। आप सबकी मृत्यु निश्चित है, मेरी भी मृत्यु निश्चित है, हम सब मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आए हैं उन सबकी मृत्यु निश्चित है। दैट इज द बेसी यूनिवर्सल ट्रुथ, ये वास्तविक सत्य है। अब एक चीज है, मरने के बाद आज चैल्कोलिथिक में क्या किया जाता था, चैल्कोलिथिक एज में आपका ये घर है, मान लीजिए इस घर में आप यहां रह रहे हैं और घर के बगल में ही क्या कर दिया जाता था, उस व्यक्ति को दफना दिया जाता था या उसकी कब्र बना दी जाती थी। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि आगे चलकर, ठीक है, मतलब आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो सिविलाइज्ड हैं। सिविलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, सभ्य हैं, है ना। तो चैल्कोलिथिक एज के लोग जो हैं वो अंत्येष्टि या फ्यूनरल प्रोसेस जो है वो घर में ही करते हैं। मतलब आपने आंगन में गड्ढा खोदा और गड्ढे में ही वो कब्र बना दी उस व्यक्ति की। लेकिन आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलेगा, वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां पर आपके घर के बाहर जो है वो आपका कब्रिस्तान बनाया जाएगा, ग्रेवयार्ड बनाया जाएगा। तो दिस इज द बेसिकली बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द चैल्कोलिथिक एज एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। यहां कुछ बर्तन हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दे बिलीव इन द रिवर थ्योरी। अब ये कब्र जो है, उस कब्र को बनाया तो गया है, उस कब्र के साथ साथ उसके दैनिक उपयोग की चीजें भी रख दी गई, जैसे कुछ बर्तन रख दिए हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि समटाइम्स दे आर बिलीव इन द रिवर थ्योरी, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। एक्चुअली इनको इसके ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर गया है, डेथ हो गई है उसकी, और डेथ होने के बाद क्या होता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ न्यू जर्नी। ऐसा इनका मानना था कि एक नई जर्नी शुरू होती है, और जर्नी शुरू होगी तो क्या होगा, हम देखेंगे देयर इज ए न्यू लाइफ, है ना, एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। और जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है, मेरे को याद आया सबसे पहले पतंजलि का टूथपेस्ट। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि ये लोग कब्र के साथ कुछ बर्तन रख देते हैं कि इसको कुछ काम आएंगे, या कह सकते हैं कुछ चीजें। इस बेस में हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है थोड़ा सा रिवर थ्योरी में विश्वास करते थे। The process of settlement and the cremations is clear that during this period the process of social inequality started. अब देखो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको मिली है ग्रेव, ठीक है, कब्र मिली है, और उन कब्र के दफनाने की प्रक्रिया, मतलब दैट मीन द प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस वी कैन सी दैट, कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति हो जाएगा अमीर, एक व्यक्ति हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल मतलब लोअर पीपल का आम आदमी, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल्स। इससे हम ये समझ सकते हैं कि देयर इज ए स्टार्टिंग ऑफ द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब भाई समाज बन रहा था, पहले क्या था, आदमी अकेला रह रहा था, एक एक रह रहा था, ठीक है ना, इधर उधर भाग रहा था। इसके बाद क्या हुआ, उसने शादी की, परिवार बनाया, फैमिली बनाया, और जब फैमिली बनाया तो वो क्या करने लगा, कम्युनिटी में रहने लगा, वो समुदाय में रहने लगा। समुदाय में रहेगा तो क्या होगा, अब कुछ लोग क्या होंगे, ऊपर होंगे समुदाय में, A B C D, है ना, कुछ लोग ऊपर होंगे, कुछ लोग नीचे हो जाएंगे।
ये चीज कहां से निकल कर आ रही है, कहां चीज से समझ में आ रही है, यहां से आ रही है। ठीक है, हमें उनकी कब्र से पता चल गया। आप ऐसा समझ लीजिए कि कब्र में एक व्यक्ति जिसने मान के चलिए गोल्ड पहना है, गोल्ड की चेन पहनी है, तो हम क्या कहेंगे, गोल्ड की चेन पहने, ये तो बप्पी ले रही है भाई, है ना, ये बप्पी ले रही है। और एक व्यक्ति जिसने बेसिक कह सकते हैं आपका कॉपर पहना है, तो कॉपर पहना तो वो अरविंद केजरीवाल, करेक्ट है। तो अरविंद केजरीवाल, दैट मींस इट्स इंडिकेटिंग द बीसी बॉटम ऑफ द बीसी सोसाइटी, एंड बप्पी लहरी इज इंडिकेटिंग द बीसी अपर साइड ऑफ द सोसाइटी। और इससे हमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनइक्विटी स्टार्ट हो गई थी। इस तरीके से समुदाय मनुष्य का विकास हो रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू क्लियर एविडेंस फाउंड इन द जोरबे कल्चर। एक्चुअली कुछ बस्तियां भी ऐसी मिली हैं जो सेपरेशंस की प्रक्रिया को समझाती हैं, या कह सकते हैं समुदाय की प्रक्रिया। जैसे मान के चलिए कोई भाग है वो ऊपर है, कुछ भाग जो है वो नीचे है ना, ये ऊपर है, सोसाइटी अलग रह रही, ये सोसाइटी अलग रह रही। इससे भी हम कह सकते हैं कि क्या हो गया कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। तो आई होप यू गॉट इट, द बीसी पॉइंट ऑफ द बीसी अरविंद केजरीवाल एंड द बप्पी लहरी। तो अमीर और गरीब का ये फर्क जो है वो यहां धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन दिस पीरियड वाज बेस्ड ऑन द बीसी रूलर बैकग्राउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अगली सिविलाइजेशन कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन आगे आने वाली है, अब ग्रामीण जो लोग हैं, दैट मींस जो आपके रूरल एरिया है, वही आगे चलकर इस सिविलाइजेशन को आगे डेवलप करेंगे। तो ये भी आपको एक इंडिकेशंस मिल रहा है। तो वी कैन इजिली कंपेयर द चैल्कोलिथिक एज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस, और ये कुछ पॉइंट्स हैं उन पर हमने कंपैरिजन भी समझा। यू कैन राइट डाउन दैट मींस कि देखो, अब एक चीज और समझिए, हिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, देखिए अब आपको एक साइड आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप चैल्कोलिथिक एज लिख सकते हैं, यहां पर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आपका रूरल सिविलाइजेशन है, ये अर्बन सिविलाइजेशन है। इस तरीके से भी आप सिविलाइजेशंस या कंसेप्ट को समझ सकते हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर इस तरीके से आप डिवाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। तुलनात्मक रूप से हिस्ट्री को पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, जिससे आप एक पॉइंट क्लियर कर दूसरे पॉइंट को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स वट एवर आई एम सेंडिंग टू यू, है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपको अभी बताया चैल्कोलिथिक एज में, उस चैल्कोलिथिक एज में एविडेंसेस या प्रमाण कहाँ मिलते हैं, ये एविडेंसेस और प्रमाण मिलते हैं आहाड़ और गिलिंदु में। आहाड़ और गिलिंदु, बोथ दीज साइट्स इज रिलेटेड टू द बनास। बनास एक रिवर है, और ये बनास रिवर जो है वो चंबल की टेरिटरी है। चंबल जो आपकी जो ट्रिब्यूटरी है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, और ये बनास नदी मिलेगी कहां आपको, राजस्थान में। गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से ये साइट्स बता भी दूंगा कहां कहां है। तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, तो बनास कल्चर भी कहते हैं, या कह सकते हैं आपका चैल्कोलिथिक एज। द नेक्स्ट वन इज द मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान का दिल देखिए, और हिंदुस्तान के दिल में आपको देखने को मिलेगा कायथा एंड एरन। कायथा एंड एरन, कायथा को, इसको मालवा कल्चर भी कहा गया है, ध्यान देना, मालवा के क्षेत्र में आपको ये मिलेंगे। एंड दिस मालवा कल्चर इज रिलेटेड टू द चैल्कोलिथिक एज, और ये कायथा और एरन में मिले हैं। एरन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट मीन्स यहां पर हमें आगे चलकर 510 एडी में सती प्रथा के प्रमाण भी मिलेंगे। The first times, that is, the evidences of the sati is found in the Aran, and Aran is very important site. ध्यान दीजिएगा, बहुत ही important site है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप that means उल्टे लटक जाना, लेकिन इस एरन को जरूर याद रख लेना। तो कायथा एंड एरन दैट बिकम द बीसी द पार्ट ऑफ द मालवा कल्चर, एंड मालवा कल्चर इज द बीसी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द चैल्कोलिथिक एज। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बीसी जोरबे कल्चर। जोरबे कल्चर जिसकी चर्चा हमने अभी की है, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे इनइक्वलिटीज के सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। आपकी असमानता के प्रमाण यहां जोरबे कल्चर में स्पष्ट दिखाई देते हैं, और यहां पर दायमाबाद, इमामगांव एंड नेवासा आर द बीसी इंपॉर्टेंट साइट्स, और इनको मिलाकर कहा गया है जोरबे कल्चर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जोरबे कल्चर किससे रिलेटेड है,
तो ये आपको समझना है, दिस इज कॉल्ड चैल्कोलिथिक। ठीक है, ये मालवा कल्चर किससे रिलेटेड है? एमपी है। आहार गिलिंदु दैट इज बनास, और इनको अब हम समझने वाले हैं यहां मैप में। ठीक है, आपके सामने एक मैप होगा जो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये है आपकी चैल्कोलिथिक कल्चर, और चैल्कोलिथिक कल्चर्स में हम ये देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइट्स को। अब आप देखेंगे कि इसका जो मेनली जो पार्ट है दैट इज फाउंड इन द वेस्टर्न ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। करेक्ट है? तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले भाग में एविडेंसेस मिलेंगे लेकिन थोड़े से कम मिलेंगे। अब आप देख लीजिए कुछ कुछ नाम हैं, जैसे ये जो है चंबल नदी है ना, और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा ये है बनास रिवर। तो मैंने आपके किए, ये है आपकी बनास रिवर। ठीक है, तो ये आहार आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स तो मैंने एक तो नदी ड्रॉ करके बताई है आपकी। आहार एवं गिलिंदु ये जो है जगह हैं ये बहुत फेमस हैं। तो दिस कल्चर इज कॉल्ड बनास कल्चर। ठीक है, एंड ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ चैल्कोलिथिक एज। इसके बाद इधर आ जाइए, बहुत सारी साइट्स हैं, इनके नाम आपको यहां पर थोड़े समझने होंगे यहां पर। अब मैं आपको इस तरफ की ओर लेके जा रहा हूं। दिस एज इज कॉल्ड द मालवा, और ये है एरण, ये वाला पार्ट है ये। ठीक है, एरन इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, यहाँ सॉरी जो आपका मालवा ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये वाला जो एरिया है इसको कहा जाएगा मोटे तौर पर आपका मालवा। ये एरन आपको देखने को मिलेगा, ये सागर के पास वाले सेक्शन में मिलेगा। ये कायथा है, कायथा से लगा हुआ महेश्वर है ना, ये उज्जैन के आसपास के सेक्शंस हैं। नवदा टोली जिसकी चर्चा अभी हमने की थी। तो ऑल दीज आर द एरिया रिलेटेड टू द मालवा कल्चर, एंड दिस कल्चर इज कॉल्ड चैल्कोलिथिक एज। तो ये चैल्कोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स हमने यहां देख ली। इसके बाद तीसरा सेक्शन हमने क्या देखा है? तीसरा सेक्शन है जोरवे कल्चर। तो ये जोरवे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये इसके आसपास वाला क्षेत्र है, ये लगभग यहां से जुड़ा हुआ। ये नवादा टोली थोड़ा हम इधर देख लेंगे। तो ये लगभग मैं फिर से कर देता हूं, ये आपका ये वाला पार्ट है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जोरवे है, और ये आपका यहीं पर आपको दैट वो देखने को मिलेगा। इमाम गांव है ना, दाइमाबाद, ये आपको यहीं इस सेक्शन में मिलेंगे। बाकी आप और साइट्स को आप यहां याद रख सकते हैं, नेवासा, चंदौली, जोरवे, नासिक। ये सारा का सारा कल्चर किसका है? जोरवे कल्चर। और ये जोरवे कल्चर किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ चैल्कोलिथिक एज। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स। और इस तरीके से हमने इस चैल्कोलिथिक एज को देख लिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा है? पैलियोलिथिक एज को देखा है, पैलियोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज को देखा है, मेसोलिथिक एज के बाद हमने देखा है नियोलिथिक एज, और नियोलिथिक एज के बाद हम चैल्कोलिथिक एज की ओर बढ़ रहे हैं। और चैल्कोलिथिक एज के बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा? तो हमारा नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द टॉपिक ऑफ द बीसी 6th यूनिट। ये आपका हिंदी में आपका 6वीं यूनिट है, और अंग्रेजी में आपका 7th यूनिट है। तो चैल्कोलिथिक के बाद हम हड़प्पा कल्चर को पढ़ने वाले हैं, और हड़प्पा कल्चर इज रिलेटेड टू द ब्रॉन्ज एज। कांसा युगीन शहरीकरण की प्रक्रिया हम पढ़ने वाले हैं इसकी। अब हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। Before going to understand Indus Valley Civilization, we need to हमें बनना होगा जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड 007 हाजिर हो। जेम्स बॉन्ड 07 क्या करने वाला है? जेम्स बॉन्ड वास्तव में क्या करने वाला है? एविडेंसेस के द्वारा इंडस वैली को बता करने वाला है। कारण मैंने इसलिए बोला क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या मिलेगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलेंगे, मतलब पुरातत्व के साक्ष्य मिलेंगे। जैसे मान के चलिए कोई कब्र मिली है ना, उस कब्र से आप जानने की कोशिश करेंगे कि यह व्यक्ति कौन है, क्या है, किस तरीके की बातें हो सकती हैं, क्या हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ही देखें, इस कब्र ने यदि गोल्ड पहना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बप्पी लहरी है ना। ये थोड़ा सा एविडेंस के आधार पर हम कह रहे हैं। यदि उसने कॉपर पहना है तो हम ऐसा कह सकते हैं ये अरविंद केजरीवाल है।
और बप्पी लहरी मतलब क्या कर रहा है, एक अमीर वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल मतलब आपका गरीब वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ठीक है, ये गरीब है ना, आम आदमी है। इससे हम समझ में कह सकते हैं कि सोसाइटी में क्या है, इनइक्वलिटी है, असमानता है। तो हमें जेम्स बॉन्ड बनकर इस प्रक्रिया को समझना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका कारण क्या है, हम लोग कहां रह रहे हैं, हम लोग 2021 में रह रहे हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, वो है आपकी 2350 ईसा पूर्व की। ठीक है, एक बड़ा ही एक लंबा टाइम पीरियड है। आज की डेट में आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आज की डेट में आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आज की डेट में आप चांद पर जा रहे हैं, लेकिन ये वो टाइम है जब हमें पीछे झांक कर देखना होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले जो कुछ भी मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कुछ भी एविडेंसेस मिले हैं, प्रमाण मिले, उन्हें समझ लेते हैं। यदि आप 2021 से कंपेयर करेंगे यहां से, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। सर इंटरनेट था, सर वहां पर स्मार्टफोन थे, बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी था, ये सब दुनिया भर की बकवास जो है वो 21 से समझ में आएगी। हमें समझना है कि इंडस वैली में क्या था। तो यहां से खड़े होकर देखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर खड़े होकर देखना है, ना कि यहां पर खड़े होकर। तो ऐसा मानकर चलिए कि हम सभी लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और आप चलते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर। तो 2-3 पॉइंट्स जरूरी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारा ये चैप्टर है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, क्यों है, और कैसे, कहां, किस तरीके से डेवलप हुई, और इन सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे, और ये समझ लेंगे कि आधार है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकती हैं, पॉलिटी वहां पर क्या होगी, वहां डेमोक्रेसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का रिलीजन क्या है, ये हम जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी है, वो हम सब जानने वाले हैं इस तरीके से। तो ये 3 दैट मीन्स ठीक है, डब्ल्यू के आधार पर हम ये इंडस वैली समझेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि कब इसे खोजा गया, व्हेन इट इज गोइंग टू डिस्कवर्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि 1924 में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई कि इंडस वैली मिल गई। समझ में आया? 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी अनाउंसमेंट की। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1924 में ऑफिशियली अनाउंस की गई है, लेकिन उसके पहले क्या था, कैसा था, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं कि इंडस वैली जब मिली ही नहीं थी क्या हुआ होगा, थोड़ा सा वो समझते हैं और पहुंचते हैं 1826 में। I have mentioned the main points, ठीक है, that is related to the on the basis of the NCERT, and I put some kind of the different aspects as well to make a interactive session। मतलब इस सेशन में मैंने बहुत सी ऐसी चीजें भी लिखी हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब अटैच करेंगी, कनेक्ट करेंगी। तो इंडस वैली जब नहीं मिली थी 1826 में, चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति हैं, वो सबसे पहले पहुंच गए हड़प्पा की जगह पर। मान के चलिए ये है इंडिया, ठीक है, ये एक व्यक्ति जिसका नाम है चार्ल्स मेसन, वो क्या पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। और यहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि हम यहां पहुंच गए हड़प्पा में। अब उनसे लोगों ने पूछा, क्यों भाई, क्यों फेक क्यों रहे हो भाई, आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हो कि ये हड़प्पा कैसे हो सकता है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि आप ये जगह पर खड़े हो। उन्होंने बोला कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द माउंट ऑफ द हड़प्पा बट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द प्रूफ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। जब लोगों ने पूछा क्या प्रामाणिकता है, क्या आपके पास प्रमाण है जिसके बेस पर हम कहें कि हड़प्पा है, तो वो व्यक्ति चुप हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो चार्ल्स मेसन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू रीच इन द एरिया ऑफ हड़प्पा। इसके बाद और एक क्रांतिकारी आते हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। 1826 के बाद कहानी आगे बढ़ती है और 1853 या कई बुक्स में 56 भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, 1856 1853 अराउंड हम देखते हैं there is another person and this another person name is Alexander Cunningham। he is also visited basically this area। वो भी बोला कि मैं भी इस एरिया में घूम कर आता हूं और इस एरिया को जानने की कोशिश करता हूं। उन्होंने हड़प्पा का दौरा किया लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, मतलब वो उस चीज को फाइंड आउट करने में असफल रहे जिसको हम हड़प्पा कह सकते हैं। तो दीज आर द टू पर्संस, दे आर रीचिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शंस बट दे नॉट
able to find out the different evidences. On these evidences we can say that this is the हड़प्पा. हम इन बेस पर ये कहें कि ये हड़प्पा है, ऐसे अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं. समय हो गया है 1853 के आसपास की घटना. गॉट इन माई पॉइंट्स? ठीक है. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग पहुंच तो रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है. अब समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहां देखेंगे कि अभी हड़प्पा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो 1924 के आसपास की घटना होगी. कोई बात नहीं, ठीक है. लेकिन यहां हम देखेंगे देयर इज ए बैकग्राउंड में डेवलपमेंट होते हैं. 1860 का समय होता है और अब देखिए क्या होता है. इनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है. अलेक्जेंडर कनिंघम या चार्ल्स मिशन की बात को कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि तब तक आर्कियोलॉजिकल में या आर्कियोलॉजी या पुरातत्व में कोई भी कह सकते हैं डिपार्टमेंट नहीं था. कोई विभाग नहीं होगा, कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, उस चीज को ज्यादा प्रिविलेज नहीं देने वाले, प्राथमिकता नहीं देने वाले. बट नाउ द सी इन 1860 1860 में हुआ ये कि अलेक्जेंडर, दैट मीन्स ठीक है, एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा. इसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कह सकते हैं स्टेबलाइजमेंट हो जाएगी, उसको बना दिया जाएगा और उसका डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को. अलेक्जेंडर बोला क्यों? बोला आपकी शक्ल हमें अच्छी लग रही है, आप ही बन जाइए, आप बहुत क्रांतिकारी हैं और अच्छा काम करेंगे. तो दैट्स व्हाई अलेक्जेंडर कनिंघम इज अपॉइंटेड एज ए, दैट मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. करेक्ट है. और इसी वजह से इन्हें पुरातत्व के संरक्षण का पप्पा कहा जाता है, द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है. तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इस तरीके से उनकी, अब जब कोई डिपार्टमेंट बन जाएगा तो ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा तेजी से काम करेगा, सेपरेट काम करेगा. तो अभी तक क्या हो रहा था, वो काम नहीं हो रहे थे. बट अलेक्जेंडर कनिंघम और चार्ल्स मिशन की बातों को अभी भी समय है कि इनकी बातों को बाहर आने में अभी भी समय है. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज वर्किंग, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं और करेंगे. तो इसी दौरान हमें कहानी मिलेगी 1921 में. 1921, this is the time when the BC development of railway under the BC. अब ये थोड़ा सा क्या है कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स चलते रहते हैं और इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं ना. 1921 के टाइम पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चल रहा है. ठीक है. और इसी समय जो है लाहौर के आसपास का एरिया या इंडस नदी के आसपास के एरिया में ये रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है. और उसी समय कुछ ब्रिक्स मिली है ना, कुछ ईंटें मिली, और ब्रिक्स जो है वो कुछ विशेष प्रकार की थी. हम ऐसे कह सकते हैं बर्न्ड ब्रिक थी, या कह सकते हैं आपकी जो पकी हुई ईंटें थी. और ये पकी हुई ईंटें मिली कहां पर? हड़प्पा में. तो 1921 में आपका हड़प्पा खोजा गया, हम ऐसे कह सकते हैं. ठीक है. अब यही कहानी जो है आगे देखने को मिलेगी. हड़प्पा और हड़प्पा के बाद 1922 में भी आपका मोहनजोदारो खोजा जाता है. तो इस तरीके से क्या हो गया कि एक साइट मिली, दूसरा यहां साइट मिली. इसके बाद तीसरा जो है हम यहां देखते हैं, दैट मीन्स कि 1920 अभी तक किसी को बताया नहीं गया है ना, सिलेबस में भी नहीं था. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि आप 1922 में भी आप तैयारी कर रहे होते तो इंडस वैली ना पढ़ना होता. बट in 1924 there is a official announcement by the BC. The person name is called जॉन मार्शल. जॉन मार्शल क्या करने वाले हैं, अब इसकी डिस्कवरी की घोषणा करने वाले हैं. देखो कोई भी चीज जो है उसकी आधिकारिक घोषणा कुछ समय लेती है. एविडेंसेस, प्रमाण, उनके तथ्य को जांच, और उसके बेस पर क्या होता है, रिसर्च होती है, अनुसंधान होते हैं. और इन सब बेस पर क्या किया जाएगा, इस सब बेस पर ही जॉन मार्शल जो हैं वो आपकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं. एंड दिस इज द ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि भैया इंडस वैली मिल गई है, इंडस वैली मिल गई. और इंडस वैली जो है फिर बाद में सिलेबस का हिस्सा बन जाएगी और आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट. ठीक है. आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशंस. और इसमें हम देखते हैं कि लगातार काम चलते जाते हैं, लगातार उत्खनन होता है, लगातार एक्सकेवेशंस होते हैं. और इस बेस पर हम देखते हैं कि एक और हमें मिल गया सुत जैंडोर, या कह सकते हैं सुत कॉन्डोर, ये जगह एक नई मिल गई. इस तरीके से बहुत सारी साइट्स लगातार मिलती जाती हैं. अब हम ये कह सकते हैं कि यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिल गई. लेकिन आप शुरुआत में देखिए, जब आप देखेंगे चार्ल्स मिशन जब उन्होंने बोला था तो लोगों ने उसकी बात को विश्वास में नहीं लिया. ठीक है.
अब चार्ल्स मेसन की आत्मा भी जो है वो तृप्त तो हो गई होगी, वो भी संतुष्टि के साथ जो है वो अब मना रही होगी, मजा कर रही होगी, क्योंकि उसकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो गई होगी, क्योंकि जो उसने कहा था वो अब वेरीफाई हो गया है। और लगातार हम देखते हैं 27 में, 1931 में, 31 में चन्नू दड़ो एंड सो मेनी साइट्स वी विल फाइंड आउट रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको यही बताया कि इस तरीके से चार्ल्स मेसन की आत्मा जो है वो स्वर्ग में जो है वो एंजॉय कर रही होगी कि देखो हमने तो पहले ही कहा था, हमारी बात नहीं माने। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन खोजी गई। पहली बात तो ये हमें समझ में आ गई। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, उसको थोड़ा सा जनरल या बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। थोड़ा सा यहां पर आप देख लेते हैं। तो दिस इज द मैप इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपके सामने एक मैप है, इसमें कुछ कुछ साइट्स हैं जो मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा हम देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आपको एक कुछ ग्रे एरिया में यहाँ कुछ लगभग दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मोटे तौर पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शोर्तगोई। दिस इज द बेसी आइसोलेटेड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मेन टाउन से या मेन सिविलाइजेशन से सेपरेट है। इसको आइसोलेटेड साइट हम कह सकते हैं। वो होता ना, वो जिसको क्या है कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, वो वाला है, ये वैसा समझ लीजिए। ठीक है, तो शोर्तगोई दैट मीन वी कैन से दैट कि भैया ऐसे सिविलाइजेशन से बाहर निकाल दिया है ना, समझ लेना समझने के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे दिस इज ए काइंड ऑफ द ट्रायंगुलर शेप। ये सिविलाइजेशन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट एंड दिस इंपॉर्टेंट साइट इज कॉल्ड द मांडा और ये नॉर्थ मोस्ट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हड़प्पा है और ये हड़प्पा हमें कहां मिला है? हड़प्पा हमें मिला है रावी नदी के किनारे। तो ये आपकी इंडस रिवर है और इंडस रिवर के किनारे हमें देखने को मिलेगा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स नॉट ओनली इन द हिस्ट्री बट इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी एज वेल। ठीक है, तो यह है आपका मांडा हो गया, ये मांडा हमने सीखा। मांडा के बाद हम हड़प्पा हमने सीखा। इसके बाद हम देखेंगे रोपड़। रोपड़ जो है ये भी आपका यूपीएससी के 2020 मेंस में पूछा गया है, इसकी लोकेशन पूछी गई है। जो अभी एग्जाम आपका हुआ है, मैं 2019 की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर सॉरी 2020 की बात कर रहा हूं। मेंस ऑप्शनल में लोकेशंस वाइज जो है तो रोपण को पूछा गया है। इसके बाद आपको देख तो रोपण जो है वो कहीं ना कहीं आपको यहां दिखाई देगा, दैट मीन्स इन द। इसके बाद आप देखेंगे वनवाली, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट साइट एंड दिस इज द कालीबंगा। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स एंड दिस इज द बेसी राखी गढ़ी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी बिग साइट इन द बेसी इंडिया। तो ये रोपण, बनवाली है ना, कालीबंगा, ये राखीगढ़, ये आपको इंडिया में मिलेंगी, है ना, जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और साइट्स देख लेते हैं, दैट इज मोहनजोदारो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। और हड़प्पा के बाद ये जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट टाउन है और ये इंडस नदी के किनारे है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख लेंगे भोपाल, जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली और आपका बॉम्बे, तो दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, वैसे ही आपको यहां देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट साइट्स में आपको देखता हूं कोट दिजी, है ना, ये आपका चन्नू दरो जो अभी हमने देखा था 1931 में। इसके बाद हम देखेंगे धोलावीरा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका मेंस में पूछा है। सुरकोतड़ा, लोथल एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका वो हो जाएगा। ये अभी हमने कायथा कल्चर देखा था, ये ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत, ये भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये आहार व बनास का एरिया, ठीक है, तो आहार बनास ये हमने थोड़ा सा समझ लिया है। यहाँ पश्चिम में आ जाइए वेस्ट, तो यहाँ आपको साउथ जैंडोर आपको मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको ये साइट्स आ जाएंगी। तो मोटे तौर पर हमने एक एरिया समझ लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को कवर किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा हम उसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, इस कल्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। दूसरा, इसको कहा जाता है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों नाम हैं और दोनों नाम क्या होते हैं कि क्योंकि ये जो दोनों एरिया होते हैं इसके आधार पर होगा। तो हमें देखना है कि इंडस वैली मतलब क्या है, सिंधु नदी के आधार पर इसका नाम होता है।
ठीक है। लेकिन इसके जो एविडेंसेस हैं वो सिंधु नदी के अलावा भी बहुत से नदियों में मिलती हैं। भोगवा नदी है, जैसे हम देखेंगे आपका अलग अलग नदियां हैं। तो इस वजह से इसको क्या है कि इसकी पहली साइट के नाम पर रखा गया है। तो इस सभ्यता को प्रकाश में लाया गया है, जिससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो दोनों शहरों को बेसिकली कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो आप इंडस वैली कह लीजिए या हड़प्पा कह लीजिए, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। The finding in these two cities, Harappa and Mohenjo-daro, brought to light a civilization which was first called the Indus Valley Civilization. I hope you got it this point. आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। लेकिन इस सिविलाइजेशंस के जो शहर हैं या जो इसकी साइट्स हैं वो और नदियों से रिलेवेंट भी थे। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो पहली खोजी गई साइट हड़प्पा के नाम पर रख दिया जाता है। तो वही चीज है, हड़प्पा कह लो, है ना, अमिताभ बच्चन कह लो, या किसी गंगा किनारे का कह लो, या इलाहाबादी कह लो, ये सब एक ही है। वही चीज वैसे ही समझना है आपको। द इंडस वैली ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द मोर एंड द मोर साइट्स फॉर अवे फ्रॉम द इंडस वैली, इस वजह से ये सिविलाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि इस हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाएगा क्योंकि इसकी पहली खोजी गई साइट जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है समझने की। ये मैंने थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई भी किया है, आप मेरे मतलब पीछे छुप जाता था तो यहां से आप समझ सकते हैं। तो इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई, हड़प्पा कैसे मिली है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, हड़प्पा कहा जाता है, इंडस वैली भी कहा जाता है, और क्या क्या है जस्ट तो हम देख लेते हैं। तो इसका एरिया, अभी जो हमने ट्रायंगुलर शेप देखा है वो एरिया लगभग 12,96,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जो एरिया हमने देखा है, ट्रायंगुलर शेप की बात करें तो हमने आकार हमने देख लिया है, समझ लिया है। और अब हम देखते हैं आपके इसका एज जो है वो ब्रॉन्ज एज है, यह हमने देख लिया है। और ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर से, और कॉपर के साथ टिन को मिला देंगे, वी विल फाइंड आउट द बीसी, कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। And this is the time period of the Indus Valley civilization that is on the basis of the latest modern techniques, modern science techniques, और इस modern science technique को C14 कहा जाता है। इसके द्वारा इसका एज जो है वो बताया गया है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ये लगभग है, ठीक है। बाकी जो हम देखेंगे, हम देखते हैं ये टाइम पीरियड जो है वो लगभग अनुमानता कहा गया। मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने मोबाइल कब चलाना सीखा तो वही कहानी है, कोई डेट फिक्स तो निकल कर आएगी नहीं, लेकिन मोटे तौर पर वी विल इजीली अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिकली मॉडर्न साइंस टेक्निक। और ये साइंस टेक्निक कौन सी है, C14, है ना। एक्चुअली एक C14 होती है और एक C12 टेक्निक्स होती है ना। तो सॉरी, C12 एक्चुअली कार्बन हब सब में होते हैं। तो ये क्या होता है, इन दोनों से कंपेयर कर लिया जाता है, ठीक है। और इसके बेस पर ये टेक्निक्स जो है वो काम करती है। ओवरऑल हमने कुछ, अब ये थोड़ी सी साइट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामने एक मैप भी है और वही साइट्स आपको देखने को मिले, मांडा है, ठीक है, रोपड़ है, ठीक है, बनवाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइट। आलमगीरपुर ये देख लीजिएगा, ठीक है, आलमगीरपुर ये बीसी यूपी वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। धौलावीरा, ठीक है, चन्नूदड़ो, कोटदिजी, है ना, मोहनजोदारो, सोतकोंडोर, ये आपको देखने को मिलेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको आपको समझना ही होगा, देखना ही होगा, ठीक है। तो इतनी कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है ना, आई थिंक, और इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मैंने फिर से एक मैप रखा है, ट्रायंगुलर शेप में है। अब एक चीज हमें समझना है कि जब हम देख रहे हैं कि इस साइट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने हड़प्पा देखा और हड़प्पा के बाद हमने मोहनजोदाड़ो को देखा, और ऐसी कितनी साइट्स हैं, 2800 साइट्स हैं। अब 2800 को याद रखना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हम मैक्सिमम को देख सकते हैं। लेकिन इन सारी सिविलाइजेशन या इन चीजों का डेवलपमेंट क्या एक साथ हुआ होगा? आपसे मैं पूछूं कि इंडिया में 4G जो है वो क्या पूरे इंडिया में एक साथ आ गया था? तो आपका आंसर होगा नो। सबसे पहले 4G जो है वो आपको मिलेगा बंगाल में, है ना, कोलकाता में, देन उसके बाद दिल्ली में आया, मान के चलिए, देन उसके बाद मुंबई में आया। तो वैसे ही हम देखेंगे कि वी कैन से दैट कि जो मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी है उसका स्टेजेस हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये एक सिविलाइजेशन जो डेवलप हो रही है उसको भी हम डिफरेंट स्टेजेस में या चरण में डिवाइड कर सकते हैं। एंड दिस स्टेजेस इज कॉल्ड द इनिशियल फेज, डेवलपमेंट स्टेज एंड लास्ट स्टेज। पहले हम गांव में रहा करते थे, हमारे पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे शहर में आए। पहले हम डब्बे वाले फोन करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में जब हमारा सबका पतन हो जाएगा, क्योंकि हम सबको मरना ही है। तो ऐसे आप समझ लीजिए,
ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स के तहत स्मार्ट सिटी भी बना रही है। आप सब लोग जो है वो स्मार्टफोन की तरह चमकोगे, ठीक है। तो सरकार भी इस तरीके से काम कर रही है, दैट मीन्स, ठीक है। तो ये 3 स्टेज हम बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, दैट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द सिविलाइजेशन। अब मोटे तौर पर जो एक मैच्योर एज है दैट मीन सिविलाइजेशन की, वो लगभग लगभग ये है ना, ये अलग अलग है। ये मैच्योर एज है, और ये मैच्योर एज का मतलब है दैट मीन्स इस ये वाला जो है ये डेवलप हो रहा है और यहां से फिर ये डाउन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इंडिकेशंस करती हैं कि ये मैच्योर है सिविलाइजेशन, और इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही व्यवस्थित हुआ करती थी। तो हम हड़प्पा में कुछ एविडेंस खोजेंगे, मोहनजोदाड़ो में कुछ खोजेंगे, और उसके आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल जो व्यवस्था थी वो कैसी हुआ करती थी। करेक्ट है। तो ये स्टेजेस हैं, और ये स्टेजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग व्यक्ति अनुमान के आधार पर लगाता है। तो ये इनिशियल फेज हुआ, ये मैच्योर हुआ, और ये उसके बाद का, क्योंकि ये डाउन हो गया। तो हम ऐसा कहें कि हमें मैच्योर के जो फेज हैं वो कहां मिले, फर्स्ट, सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, और इसी के द्वारा हम सिविलाइजेशन को समझने वाले हैं। लेकिन हम देखेंगे कि लेटर हड़प्पा फेज में हमारे पास कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं एविडेंसेस देती हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है वो डाउन की ओर हो गई। तो जो इंट्रोडक्शन, जो सामान्य या हम सारी चीजें देखेंगे वो इन साइट्स के आधार पर देखने वाले हैं। करेक्ट है। आप यही चीज लिखिए, द डेवलपमेंट एंड द प्रॉस्परस लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन आर फाउंड इन दीज साइट्स। तो ये 6 साइट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं इंपॉर्टेंट साइट्स के बेस पर हम क्या जान पाएंगे, सभ्यता कितनी विकसित थी और कैसी थी और क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से हम समझेंगे, और आगे हम देखेंगे 2 स्टेज ऑफ सिविलाइजेशंस आर फाउंड इन द कालीबंगा एंड बालीबंगा। ठीक है, मतलब यहां से आपको 2 स्टेजेस मिलती हैं। 2 स्टेज का मतलब क्या हुआ, जो हमने देखा इनिशियल एज है ना, और एक मैच्योर एज, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है। इसको आप पीछे बैकग्राउंड से थोड़ा समझें तो हम इसको देख लेते हैं ऐसे, दिस इज ए फेज, दिस इज द बी फेज एंड दिस इज द सी फेज। ठीक है। तो कालीबंगा और बनवाली में हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां जो है वो आपका बी फेज भी मिलेगा और सी फेज भी मिलेगा, ऐसा हम समझने के लिए कह सकते हैं, वी कैन से दैट। ठीक है। तो यही चीज है। ठीक है, यहां पर हमें 2 चरण मिलेंगे। इसके अलावा देयर आर द मल्टीपल ऑफ द डीसी प्लेसेस फाउंड। ठीक है, दैट मीन जो हमने मैप में अभी देख लिए, आप लोगों को सबको मैप में ऑलरेडी मैंने बता दिया इन सारी लोकेशंस को। ठीक है ना, सुरकोतरा है, रंगपुर हमने देखा था, ये आपका रोजड़ी हो गया, ठीक है, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी। तो ये सारी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें समझना होगा थ्रू द मैप। ठीक है। इसके अलावा ये 2 साइट्स हैं, धौलावीरा और राखीगढ़ी, यहां पर हमें ए बी सी सारे स्टेजेस मिलते हैं। करेक्ट है। तो सिविलाइजेशंस जो है उसका बेसिक हमने समझ लिया है, और ये बेसिक सिविलाइजेशंस के बाद इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, ये हम थोड़ा डिटेल में कल आगे कंटिन्यू करेंगे।